Welcome students. In today's lecture, we are going to start the poem Ode to Autumn written by John Keats. So Ode to Autumn was written by Keats in September 1819. Ode to Autumn Keats ने 1819 में लिखी थी 1819 में. Keats was very inspired by the beauty of this season, autumn. Okay, that he wrote this beautiful ode in admiration of this season. वो ऑटम की ब्यूटी से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने इसके एडमिरेशन में ये ओड कंपोज किया. ओके, in this poem Keats handles the subject very objectively and there is no personal element in this poem. पोइम में किसी भी तरह का पर्सनल एलिमेंट नहीं है. ओके, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली लिखी गई है. इन द फर्स्ट स्टैंजा ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द सीजन and in the second stanza he presents some most beautiful vivid pictures, and in the third stanza he talks about the sounds of autumn season. According to him, this season has its own beautiful music. पोइम जो है 3 स्टैंजाज में लिखी गई है. फर्स्ट स्टैंजा जो है वो ऑटम सीज़न की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है. सेकंड सीज़न जो है उसमें बहुत ही विविड पिक्चर्स कुछ दी गई हैं जहाँ पोइट ऑटम को पर्सोनिफाई भी करते हैं. और थर्ड स्टैंजा में वो जो है ऑटम सीज़न के म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे. और उन्हें लगता था कि ऑटम सीज़न का बहुत ही अलग ब्यूटीफुल म्यूज़िक होता है. ठीक है. We know that in Western countries, the year is commonly divided into 4 seasons. Generally, Western countries में पूरे year में 4 seasons माने जाते हैं. Spring, Summer, Autumn and Winter. Spring season जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं, Summer, Autumn जिसको हम शरद ऋतु भी कहते हैं, and Winter. Okay? Autumn is the season that comes after summer and बिफोर विंटर. ऑटम जो सीज़न है वो समर के बाद आता है और विंटर से पहले आता है. इन दिस सीजन ट्रीज स्टार्ट टू शेड देयर लीव्स एंड द लीव्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ऑरेंज एंड येलो और ब्राउन बिफोर फॉलिंग. ये जो सीज़न है उसको आप शरद ऋतु जिसे हम कहते हैं. यहाँ पे ट्रीज़ जो होती हैं वो अपनी लीव्स को शेड करना शुरू कर देते हैं. दैट मीन्स वो अपनी पत्तियाँ उनकी झड़ने लगती हैं. ओके, और जो लीव्स हैं वो ग्रीन से रेड, ऑरेंज, येलो या ब्राउन कलर में टर्न होती है. उसके बाद वो फॉल हो जाती हैं. एंड जनरली स्प्रिंग सीजन इज़ कंसिडर्ड एज द सीजन ऑफ न्यू लाइफ एंड हैप्पीनेस बिकॉज फ्लावर स्टार्ट्स टू ब्लूम इन दैट सीजन. हम जनरली ये मानते हैं कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं उसे हम मानते हैं सीज़न ऑफ न्यू लाइफ एंड हैप्पीनेस बिकॉज उस समय फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड ऑटम इज़ कंसिडर्ड एज द सीज़न ऑफ फॉल. जो ऑटम सीज़न है उसके अपोजिट हम ऑटम सीज़न को सीज़न ऑफ फॉल कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे ट्रीज़ जो है अपनी लीव्स को शेड करना शुरू कर देते हैं. बट कीट्स फाइंड दिस सीज़न ब्यूटिफुल. लेकिन कीट्स को लगता है कि ऑटम सीज़न की अपनी एक अलग ही ब्यूटी होती है, अपना एक अलग म्यूज़िक होता है. ओके, एंड ही डिस्क्राइब्स ऑल इट्स क्वालिटीज़ इन हिज पोएम. ओके, so this was the introduction of the poem. Now let's start the poem. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun. So in the beginning of the poem, poet addresses to the autumn season. क्योंकि एक ओड है तो पोइट यहाँ किसको एड्रेस कर रहा है? ऑटम सीजन को. ओके, एंड ही कॉल्स इट सीजन ऑफ मिस्ट्स. मिस्ट जो होता है उसे कोहरा कहते हैं जिसे. ओके, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मीन्स मैच्योर और राइप. ओके, पका हुआ जिसे कहते हैं. फ्रूटफुलनेस, दैट मीन्स ऑटम इज़ अ सीजन व्हेन देयर इज़ मिस्ट एवरीवेयर. ये वो सीज़न है जब आपको हर तरफ
कोहरा या धुंध दिखाई देती है. ओके, एंड mellow fruitfulness, and all fruits are matured in this season. All fruits are matured in the season of autumn. जो जितने भी fruits होते हैं वो ripe होना शुरू हो जाते हैं autumn के season में. ओके, close bosom friend of the maturing sun, he personifies the season. यहाँ पोइट जो हैं वो ऑटम को पर्सोनीफाई कर रहे हैं. पर्सोनीफाई करना दैट मीन्स किसी नॉन लिविंग थिंग को आप एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं. ओके, अब यहाँ जो है कीट्स जो हैं ऑटम सीजन को क्लोज बोजम फ्रेंड कह रहे हैं. किसका? मैच्योरिंग सन. सन का क्लोज फ्रेंड कहा जा रहा है किसे? ऑटम सीजन को. ओके, ही पर्सोनिफाइज द सीजन एंड कॉल्स इट अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सन. Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. Conspiring, यहाँ conspiring का मतलब यहाँ है planning करना. Okay, so autumn is close friend of sun and they both collaborate to load the vines with fruits. यहाँ autumn को sun का close friend कहा गया है और वो दोनों मिलकर they are collaborating. Okay, मिलकर काम कर रहे हैं. किस लिए? टू लोड द वाइन्स विद फ्रूट्स. वाइन्स क्या होता है? जिसे हम हिंदी में लताएं कहते हैं. आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं, जो पिक्चर में आपको वाइन्स की एक पिक्चर दिखाई दे रही है. विद फ्रूट्स, दे लोड वाइन्स विद फ्रूट्स दैट रन राउंड द थैच ईव्स. थैच मीन्स घास फूस जिसे हम कहते हैं. ईव्स जो है ये एक्चुअल स्पेलिंग जो है उसकी EAVES होती है. ओके, थैच ईव्स मतलब घास फूस से बने हुए छज्जे जो होते हैं. ये भी आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेज में अभी देख रहे हैं, नीचे वाली इमेज में. ठीक है, विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव रन. दे, हु आर दे? सन एंड the autumn season. They load these vines with fruits that run round the thatch eaves. सन और ऑटम मिलकर क्या काम कर रहे हैं? वो वाइन्स को फ्रूट से लोड कर देते हैं, भर देते हैं. वाइन्स जो हैं, लताएं जो होती हैं, उनको वो फ्रूट से लोड कर देते हैं. और ये वाइन्स जो है वो कहाँ पर हैं? राउंड द थैच ईव्स. थैच ईव्स मीन्स फूस से बने हुए छज्जे जो हैं उन पर लिपटी हुई जो वाइन्स हैं उनको वो फ्रूट से लोड कर रहे हैं. कौन? ऑटम एंड सन. ओके, टू बैंड द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज and fill all fruit with ripeness to the core. To band with apples. So they also load the most cottage tree. Most means जिसे हम हिंदी में काई कहते हैं. मोस्ट मीन्स ऐसी ट्रीज जिनके ऊपर मोज जमी हुई है, यानी कि काई जमी हुई है. सो Keats says that they also load the most trees with apples, and due to the weight of these apples, these trees start to bend. Keats कह रहे हैं कि ऑटम और सन जो हैं वो कॉटेज ट्रीज जो होते हैं, एप्पल ट्रीज जो हैं, जो कि मोज से घिरे हुए हैं, जिन पर काई पूरी तरह से जमी हुई है, उन ट्रीज को वो किससे भर देते हैं? एप्पल से. ओके, they also load the most trees with apples, and due to the weight of these apples, these trees start to bend. और इन एप्पल्स के वेट की वजह से ट्रीज जो है वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं. कौन से सीजन में? ऑटम में. ओके, टू बैंड विद एप्पल्स. इस सीजन में जो ट्रीज हैं जो कि जिनके ऊपर की काई जमी हुई है, वो ट्रीज जो हैं वो एप्पल से लोड होना शुरू हो जाते हैं. और ये काम कौन कर रहा है? ऑटम और सन. ओके, एंड ड्यू टू द वेट ऑफ दीज एप्पल्स दीज ट्रीज स्टार्ट टू बेंड. और उन एप्पल्स के वेट की वजह से ये ट्रीज जो है धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाते हैं. ओके, एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर. एंड ऑटम एंड सन फिल ऑल द फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर. दैट मीन्स दे फिल
all the fruits with ripeness to the central part of them. To the core means किसी भी फ्रूट का सेंट्रल पार्ट तक, यानी अंदर तक उनको वो ड्राइव कर देते हैं. ओके, दे हेल्प देम टू राइप कंप्लीटली. वे उनको, जो भी फ्रूट्स होते हैं वो उनको पूरी तरह से पकने में हेल्प करते हैं. राइप होना मीन्स फ्रूट का पकना. ओके, टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स. आगे कीट्स क्या कह रहे हैं? इन दिस सीजन टू स्वेल द गोर्ड. गोर्ड क्या होता है? जिसे हम पंपकिन कहते हैं, और यू कैन से इन हिंदी पंपकिन एक तरह की वेजिटेबल होती है. ओके, टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स. इन दिस सीजन गोर्ड और यू कैन से पंपकिन बिकम्स बिगर. स्वेल मीन्स फूल जाना. यहाँ हम कहेंगे दे बिकम्स बिगर. देयर साइज गेट्स बिगर ड्यूरिंग ऑटम सीजन. ओके, and plump the hazel shells, and they also fill hazel shells with sweet kernel, and they also fill the hazel shells with sweet kernel. कर्नल, अब कर्नल क्या होता है? कर्नल जो है वो एक सॉफ्ट और एडिबल पार्ट होता है किसी भी नट का. नट समझते हैं, नट, हेजल नट, that is contained within its shell. कर्नल जो है वो किसी भी नट के अंदर का सॉफ्ट और एडिबल खाने लायक जो पार्ट होता है, जो कि उस शेल के अंदर होता है, वो कर्नल कहलाता है. टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल. ऑटम सीजन के आते ही ऑटम और सन जो हैं वो गोर्ड को, यानी कि पंपकिन को स्वेल करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ प्लम्प द हेजल शेल्स. हेजल एक तरह का नट होता है, हेजल नट, उसके शेल के अंदर भी वो क्या फिल करते हैं? विथ स्वीट कर्नल. कर्नल के साथ उसको फिल करना शुरू कर देते हैं. कर्नल कौन सा पार्ट है? जो नट की शेल के अंदर का एक सॉफ्ट और एडिबल पार्ट जो होता है वो कर्नल पार्ट कहलाता है किसी भी नट का. ओके, टू सेट बडिंग मोर and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease. Now Kate says that autumn and sun, they also helps the flowers of this season to bloom for the bees. Bees means madhumakhiyan. So we know that autumn is not the season of flowers. हम जानते हैं ना कि autumn को सीज़न ऑफ फ्लावर्स हम नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस सीज़न में पत्तियाँ झड़ने का सीज़न है. फ्लावर्स के ब्लूम होने का सीज़न कौन सा है? स्प्रिंग सीज़न. ओके, बट स्टिल ऑटम जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स को ब्लूम करने में हेल्प करता है ऑटम का सीज़न. किसके लिए? बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए. और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मधुमक्खियाँ उन फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट कर सकें, और उस नेक्टर की मदद से वो हनी फॉर्म करती हैं अपने हनी कॉम्ब में. मधुमक्खियाँ जो हैं अपने छत्ते में शहद बनाती हैं जब वो फ्लावर्स से नेक्टर को कलेक्ट कर देती हैं. ओके, सो दिस सीजन ऑटम इज़ नॉट a season of flowers, but there are some particular flowers that bloom in this season. Okay, and we know that during summer there was abundance of flowers. Summers में बहुत ही ज़्यादा flowers रहते हैं. So bees collected a good amount of nectar, and because of that their clammy cells were overbrimmed. जो bees होती हैं वो समर के सीज़न में बहुत अधिक मात्रा में नेक्टर को कलेक्ट कर लेती हैं, जिससे कि उनका जो हनी कॉम्ब होता है जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये सेल्स जो होती हैं उनके मधुमक्खी के छत्ते में वो ओवर ब्रिम होने लगती है, लाइक ओवरफ्लो होने लगती है. किससे? शहद से. ओके, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स टू टर्न इट इनटू हनी. वो क्या करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और उसको किस में बदलती हैं? हनी में. हनी मीन्स शहद. ओके, एंड ड्यूरिंग समर दीज सेल्स आर ओवरफ्लोइंग. समर में तो ये जो इनकी मधुमक्खी के छत्ते की सेल्स होती हैं वो ओवरफ्लो होने लगती है. किससे? विद हनी. ओके, हनी से. आफ्टर समर व्हेन ऑटम कम्स इट हेल्प्स सर्टेन फ्लावर्स टू ब्लूम.
इन दिस सीजन टू प्रोवाइड नेक्टर फॉर बीज। और जब समर के बाद ऑटम सीज़न आता है वो कुछ पर्टिकुलर कुछ सर्टेन फ्लावर्स होते हैं उन्हीं को हेल्प करने में ब्लूम करने में हेल्प करता है ताकि बीज को नेक्टर मिलता रहे। किसके लिए? हनी फॉर्म करने के लिए। ओके, एंड इट सीम्स टू बीज दैट वार्म डेज आर नॉट ओवर येट। और इसी वजह से बीज को ऐसा लगता है कि अभी भी समर सीज़न ही कंटिन्यू हो रहा है, ऑल्दो ऑटम जो होता है वो समर के बाद आता है और वो सीज़न ऑफ फ्लावर्स नहीं है, बट स्टिल कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स होते हैं जो कि सिर्फ ऑटम में ही खिलते हैं। और वो किस लिए होते हैं? ताकि बीज उनमें से नेक्टर कलेक्ट कर सकें और हनी को हनी फॉर्म कर सके अपने हनी कॉम्ब में, मधुमक्खी के छत्ते में। ओके, with sweet kernel to set budding more and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease. Cease means बंद हो जाना या रुकना। वार्म डेज किसके लिए आया है? समर के लिए। ओके, फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। समर का जो सीज़न था वो मधुमक्खियों के लिए इट वॉज देर वॉज फ्लावर्स एवरीवेयर एंड देर वॉज अबंडेंस ऑफ नेक्टर फॉर दैम। समर जो सीज़न था उस समय मधुमक्खियों के लिए, बीज के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स अवेलेबल थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नेक्टर कलेक्ट कर रही थी। ओके, बट आफ्टर समर, ऑटम सीज़न के आने के बाद, ऑटम सीज़न क्या करता है? टू सेट बडिंग। बडिंग मीन्स खिलना। ओके, मोर एंड स्टिल मोर, वो और अधिक फ्लावर्स जो हैं वो अभी भी उनका जारी रहता है खिलना, पर कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स ही ऑटम सीज़न में खिलते हैं। लेटर फ्लावर्स, इसीलिए उनको लेटर फ्लावर्स कहा गया है ना, क्योंकि वो सिर्फ ऑटम सीज़न में खिल रहे हैं जो कि सीज़न ऑफ फ्लावर्स नहीं है, बट स्टिल वो खिल रहे हैं, इसलिए उनको लेटर फ्लावर्स कहा गया है। फॉर द बीज, किसके लिए खिले हैं? बीज के लिए। अनटिल दे थिंक, हु थिंक? बीज। ये जो दे आया है वो बीज के लिए आया है। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। और क्योंकि फ्लावर्स ऑटम सीजन में भी खिल रहे हैं, बीज को ये लगता है कि वार्म डेज विल नेवर सीज, कि जो समर सीजन है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बिकॉज अभी भी उनके लिए फ्लावर्स अवेलेबल है। कौन से सीज़न में? ऑटम के सीज़न में। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड। ओवर ब्रिम्ड मीन्स ब्रिम होता है ऊपरी किनारा, और जो सेल्स हैं आप जो पिक्चर में देख रहे हैं हनी कॉम्ब की, बीज के जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो हनी से भरी हुई होती हैं, और समर के टाइम में वो ओवर ब्रिम हो जाती है। दैट मीन्स दे आर ओवरफ्लोइंग विद हनी। ओके, so that is all for today's lecture. We will continue this poem in our next video. Thank you.